नमस्कार दोस्तों। पूर्व उपराष्ट्रपति के अचानक हुए इस्तीफे ने न सिर्फ दिल्ली की सियासत में उबाल ला दिया है, बल्कि लखनऊ से लेकर के नागपुर तक सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सच ये है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे में जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जो दावा किया जा रहा था कि पीएमओ कार्यालय में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है, लेकिन इस पे एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग दोस्तों ये है कि इस्तीफा पीएमओ में नहीं बल्कि नागपुर में लिखा गया है। सवाल ये है कि क्यों नागपुर धनखड़ को हटाना चाहता था? क्या संघ का 2029 वाला खेल शुरू हो गया है? और क्यों पूरे मामले में अचानक यूपी के दो बड़े नेता राजनाथ सिंह और योगी बाबा की एंट्री हुई है? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं और साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी दोस्तों कि कैसे बीजेपी में इस्तीफों का बड़ा खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों, सोमवार की सुबह धनखड़ साहब राज्यसभा में चेयरमैन की कुर्सी संभालते हुए 63 सांसदों ने हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था। धनखड़ साहब ने बड़े जोश में इस पे चर्चा शुरू की। बोले कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। दोपहर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएससी की मीटिंग फिक्स की, लेकिन शाम को अचानक बीएससी की मीटिंग में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू गायब हो गए। धनखड़ साहब ने इस पर नाराजगी जताई। बोले कि ये क्या माजरा है, बड़े बड़े मिनिस्टर मीटिंग में नहीं आए हैं और फिर शाम 8 बजे के बाद अचानक धनखड़ साहब के इस्तीफे की खबर आ जाती है। धनखड़ साहब ने अपने इस्तीफे में जो वजह बताई हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि सुबह धनखड़ साहब संसद में जजों पे बरस रहे थे, जयपुर के प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे थे और रात को अचानक हेल्थ इतनी खराब हो गई कि इस्तीफा देना पड़ गया। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। मार्च में आपका कार्डियक प्रोसीजर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी आपने फुल जोश में काम किया। फिर अचानक ये क्या हुआ है? खबरें जो निकल के सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि सुबह के उनका इस्तीफा तय हो गया था, लेकिन शायद धनखड़ साहब को इसकी जानकारी नहीं थी। यही वजह थी कि राज्यसभा में नेता सदन और बीजेपी अध्यक्ष ने खुलेआम उपराष्ट्रपति धनखड़ को खुला चैलेंज कर दिया था कि जो वो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, ना कि उपराष्ट्रपति जी की बातें लिखी जाएंगी। करो, nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. दोस्तों, आपको बता रहे कि जेपी नड्डा का ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि धनखड़ के इस्तीफे में बीएससी मीटिंग का अमरोल जो था वो धनखड़ के इस्तीफे का टर्निंग पॉइंट बनी। सोमवार को धनखड़ साहब ने 2 बार बीएससी की मीटिंग बुलाई। पहली मीटिंग दोपहर में हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी मीटिंग शाम 4:30 बजे फिक्स की गई, लेकिन इस बार बड़ा ड्रामा हुआ। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू मीटिंग में आए ही नहीं। धनखड़ साहब गुस्से में लाल हो गए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा है, सरकार के टॉप मिनिस्टर्स को बीएससी की मीटिंग की कोई इज्जत नहीं। इसके बाद अचानक खबर आई कि धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया। ऐसे में सवाल दोस्तों ये है कि क्या नड्डा और रिजिजू की गैर मौजूदगी कोई सहयोग थी या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी? एक्स पे एक यूजर ने लिखा है कि धनखड़ साहब को जानबूझ करके अपमानित किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दोस्तों कि क्या धनखड़ साहब ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है या फिर उन्हें मजबूर किया गया है? और अगर मजबूर किया गया है तो किसने किया है? पीएमओ या फिर नागपुर का वो हेडक्वार्टर जहां से बीजेपी की हर चाल को डायरेक्शन मिलता है? आपको बता दूं कि धनखड़ साहब पहले भी कई बार सरकार के लाइन से हट के बोले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पे उनकी टिप्पणियां हो या फिर किसानों के मुद्दे पे उनकी बेबाकी। शायद यही बात संघ और पीएमओ को खटक गई और नतीजा एक इस्तीफा जो हेल्थ की आड़ में लिया गया। लेकिन दावा किया जा रहा है कि असल में सियासी साजिश की स्क्रिप्ट नागपुर में लिखी गई। कांग्रेस के जयराम रमेश ने एक्स पे लिखा कि मैं शाम 5 बजे तक धनखड़ साहब के साथ था, 7:30 बजे फोन पे बात हुई, कोई हेल्थ इश्यू का जिक्र नहीं था। ये इस्तीफा चौंकाने वाला है, इसके पीछे कुछ और है। टीएमसी के कुणाल घोष ने तंज कसा कि अगर हेल्थ की बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि धनखड़ का इस्तीफा कोई अकेली घटना नहीं है, ये संघ का मास्टर प्लान है जिसका मकसद है कि गुजरात लॉबी को पूरी तरह से साइडलाइन करना। जी हां, वहीं गुजरात लॉबी जिसने 2014 में बीजेपी को सत्ता दिलाने में सबसे बड़ा रोल निभाया, लेकिन अब संघ को लगता है कि ये लॉबी कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गई है और इस लॉबी का चार्म भी पहले जैसा नहीं रहा है। याद कीजिए 2014 कैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उनकी पूरी टोली को संघ ने एक ही झटके में किनारे कर दिया। गुजरात लॉबी को फुल स्पेस दिया गया। मोदी को पीएम की कुर्सी, शाह को गृह मंत्रालय और बाकी सारे बड़े पद उनके करीबियों को। लेकिन अब कहानी बदल रही है। संघ अब गुजरात लॉबी को हटा के नया चेहरा लाना चाहती है। आपको बता दूं कि संघ का इतिहास रहा है कि जब कोई लॉबी ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो उसे काट देती है।
2014 में आडवाणी लॉबी गई और अब 2025 में गुजरात लॉबी की बारी है। लेकिन सवाल यह है कि गुजरात लॉबी को हटा के संघ किसे लाना चाहती है, तो इसकी पटकथा यूपी में लिखी जा रही है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्ते से सियासी गलियारों में एक नाम खूब चर्चा में है, वो नाम है योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम, जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। 3 दिन पहले ही बाबा जी अचानक दिल्ली पहुंचे। 3 घंटे का ताबड़तोड़ दौरे में पीएम मोदी समेत अमित शाह, जेपी नड्डा से मिले और खबरों की माने तो वो अपने साथ एक मोटी सी फाइल लेके गए थे। अब ये फाइल क्या थी? सियासी गलियारों में इस फाइल की बहुत चर्चा हो रही है। दावा ये भी किया जा रहा है कि उसमें योगी बाबा का बायोडेटा था। जी हाँ, योगी अब यूपी की गद्दी तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, वो दिल्ली की सियासत में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पीएम की कुर्सी के दावेदार हैं, लेकिन संघ का प्लान थोड़ा अलग है। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, संघ राजनाथ सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी वो देना चाहता है और योगी को रक्षा मंत्रालय। संघ को लगता है कि योगी की हिंदुत्व छवि 2029 के चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या गुजरात लॉबी का वक्त खत्म हो चुका है? 2014 से 2025 तक गुजरात लॉबी ने बीजेपी को 3 बार सत्ता दिलाई, लेकिन अब संघ को लगता है कि नया चेहरा चाहिए, नया खून चाहिए। धनखड़ का इस्तीफा इस खेल का पहला कदम है। सियासी गलियारों में चर्चा है दोस्तों कि संघ अब एक एक करके गुजरात लॉबी के सारे चेहरों को साइडलाइन करेगी। आरएसएस का प्लान है कि 2029 के चुनावों से पहले बीजेपी को पूरी तरह से रीब्रांड करना, और इसके लिए वो गुजरात लॉबी को हटा के योगी लॉबी को लाना चाहती है। ऐसे में दोस्तों साफ है कि धनखड़ का इस्तीफा एक बड़ा सियासी ड्रामा नहीं, बल्कि संघ की एक सोची और समझी जो खेल है। वैसे भी जगदीप धनखड़ का सीधा टच आरएसएस से नहीं था। वो भले से ही खुद को संघ का एकलव्य कहते थे, संघ की हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन कई बार कई मौकों पे वो अपनी बातों से बेबाकी से रखने में कुछ बड़ा हंगामा कर जाते थे। लेकिन धनखड़ साहब की जो शैली थी वो सच में राजनीति का एक बड़ा किरदार थी। अब ये किरदार सियासत से अलग हो चुका है। अब देखना यह है कि धनखड़ की जगह कौन लेता है। बीजेपी जेपी नड्डा का नाम आगे लाएगी या फिर कोई और भी उपराष्ट्रपति के पद पे होगा, वैसे ये बात आने वाले समय में बताई जाएगी। लेकिन पूरे घटनाक्रम से एक बात तो दोस्तों साफ है कि संघ अब नया चेहरा, नया खून चाहती है, और बीच में योगी बाबा की एंट्री गुजरात जो लॉबी है उस पर बुलडोजर चलाने जैसी मानी जा रही है। लेकिन सवाल वही है, सच में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे में संघ का रोल है? क्या ये दिल्ली में गुजरात लॉबी के पतन की शुरुआत है और इसका पहला विकेट गिर गया है? क्या संघ सच में नई सोच और योगी को लेकर के मैदान में कूदने की तैयारी कर रहा है? या गुजरात लॉबी के बाद दिल्ली की सियासत में यूपी की नई लॉबी राजनाथ और योगी बाबा को सेट करने की तैयारी है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।